संजय राऊत बोलतात, आपण थेट जातो. ती कारवाई फक्त राजकीय दबाव, सूडबुद्धी आणि कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी न देता सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी आणि आम्ही तुम्हाला झुकवू शकतो, नमवू शकतो केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून, हे राजकीय विरोधकांना दाखवण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया फक्त महाराष्ट्रातच नाहीत, तर जेथे जेथे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता नाही अशा प्रत्येक राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या कारवायांना ऊत आलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा भाचा म्हणजे जे खासदार आहेत अभिषेक बॅनर्जी, काल त्यांनाही दिल्लीत बोलवून 8 तास चौकशी केली. त्यांच्या पत्नीला सुद्धा अशा प्रकारची नोटीस आली आहे. निवडणूक हरलो आपण एखाद्या राज्यात, म्हणून ज्यांनी पराभव केला आपली सत्ता आपली सत्ता खेचून घेण्यासाठी, त्यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून अशा प्रकारे दबाव आणणं ही राक्षसी हुकुमशाहीची नांदी आहे. आपण जर पाहिलं असेल, संसदेमध्ये कालच जी माहिती आली ईडीच्या कारवायांसंदर्भात, सर्वाधिक कारवाया त्या जेथे भाजपचं शासन नाही त्या राज्यात झालेल्या आहेत. UPAच्या 11 वर्षाच्या काळामध्ये फार तर 22 किंवा 23 कारवाया झाल्या आणि हे मोदींचं शासन आल्यापासून साधारण 25च्या आसपास या कारवाया ईडीनं केल्या आहेत. त्यातल्या अनेक कारवाया त्या चुकीच्या पद्धतीनं झाल्या तर नंतर न्यायालयामध्ये स्पष्ट झालेलं आहे. पण न्यायव्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था, केंद्रीय तपास यंत्रणा ह्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या गुलामासारख्या वागत असल्याचं आता स्पष्ट दिसतं. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे जो श्रीधर माधव पाटणकर है, उनके श्रीधर माधव पाटणकर ये हमारे परिवार के सदस्य हैं. सिर्फ उनका रिश्ता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी या रश्मि ठाकरे जी उन तक सीमित नहीं है. मैं कहता हूँ हमारे सभी के परिवार के वो सदस्य हैं. ईडी ने एक एक्शन ली है, उस बारे में मुझे अभी सूचना मिली है. इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है. और बड़े राज्यों में लगता है ईडी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया है. जहां गुजरात हो, सबसे बड़ा बैंक घोटाला, बैंक फ्रॉड इतिहास का गुजरात में हुआ है, शिपयार्ड. अब तक एक भी आरोपी को ना बुलाया है, ना अरेस्ट की है, ना उनकी संपत्ति कुर्क की है. लेकिन महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल रहा है. ममता बनर्जी के भतीजे और सम्मानीय सांसद अभिषेक बैनर्जी और उनके पत्नी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है. लेकिन ना बंगाल झुकेगा, ना महाराष्ट्र टूटेगा. तो ये महाविकास आघाड़ी सरकार को अनस्टेबल, महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर, अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा. हम लड़ेंगे
हम आपका जो अन्याय है, आपकी जो राजनीतिक जो वेनेटा है, पॉलिटिकल बदले की भावना जो आपकी है, वो हम लोगों के सामने लाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम न्यायालय से न्याय की उम्मीद इस माहौल में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय होता है। महाराष्ट्र की जनता ठाकरे परिवार से परिचित है, हम सबसे परिचित है। कभी ना कभी इस एक्शन का, इस राजनीतिक बदली की भावना से जो कार्रवाई हो रही है, उसका जवाब सभी को देना पडेगा, उसकी किंमत चुकानी पडेगी। तुम्ही 2017चं प्रकरण एक तर आता का बाहेर आला, आणि दुसरं तुम्ही म्हणाले की नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाप्रमाणे त्यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, तर कोर्टामध्ये न्यायालयामध्ये ते जातील का? मी म्हटलं की या परिस्थितीमध्ये न्यायालय सुद्धा दबावाखाली आहे। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये तानाशाही की खतरनाक शुरुआत है। 4 राज्यों में अगर आप जीत गए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग देश के मालिक बन गए। अगर आपको हमें जेल में डालना है तो आप तैयारी कर लीजिए। हम सभी लोग जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस देश की स्वतंत्रता, इस देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, आज़ादी सबके लिए हम फिर एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। 17चे प्रकरण आता बाहेर काढले, 2017 मध्ये नोंद झालेलं 2005 की भी प्रकरण निकले हैं ना, 2017 क्या, 2004 जिस वक्त ये PMLA कायदा निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले के भी प्रकरण निकालकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो सब हो रहा है केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के एजेंसी का दुरुपयोग करना राष्ट्र के हित में नहीं है। ये जो एक नई फाइल बन रही है तानाशाही की, देश के इतिहास में, और आने वाली पीढ़ियां आपको सवाल और जवाब जरूर पूछेंगी। तुम्ही साहेब, म्हणता की एजन्सीचा नितेश दुरुपयोग होत आहे. राणेंनी म्हटलं आहे, मागणी केलेली आहे कोणी? की मुख्यमंत्र्यांनी, नितेश राणेंनी, की मुख्यमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा। ठीक आहे, नैतिकतेच्या व्याख्या शोधाव्या लागतील आता। तुम्ही एजन्सीचा दुरुपयोग आहे असं म्हणत आहे, पण ज्या ज्या लोकांना ईडीने अटक केली, ईडीने जे न्यायालयामध्ये पुरावे सादर केले, त्या आधारावर त्यांना बेल मिळत नाहीये। तो कायदाच तसा बनवलेला आहे। ईडीचे पुरावे किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांचे पुरावे काय आहेत?